गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ चैप्टर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं लेक्चर 8 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इस लेक्चर में कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ देर के लिए लेक्चर 8 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। वहाँ पे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बैटरी है तो इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस भी लेंगे, और अगर बैटरी इस तरह से प्लेस्ड है तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस भी लेंगे। किसी रजिस्टर में अगर करंट आई है तो वो दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है। इस केस में अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, जबकि इस केस में हम लोग हायर टू लोअर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हुए लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं। जब हम हायर टू लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई आर होगा, और जब हम लोअर टू हायर जब हम लोअर टू हायर पोटेंशियल जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर होगा। सिमिलरली कैपेसिटर्स के केस में अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस क्यू बाई सी होगा, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस क्यू बाई सी होगा। उसके बाद हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल डिवाइसेस इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारे डिवाइस हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, मैं सपोज करो यहाँ पे दो बैटरीज लगा दूँ। सपोज करो ये 10 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ये कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड की। सपोज करो यहाँ पे करंट आई जा रहा है, दिस इज लाइक 1 ओम। पहली बात, सीरीज में हर जगह पे करंट सेम होता है। दूसरी बार अगर यहाँ पे चार्ज क्यू होगा तो यहाँ पे चार्ज होगा माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सुनो ध्यान से। यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से यहाँ तक। देखो लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ ना, तो क्या लिखूंगा 10 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वायर एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अलोंग हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सम कैलकुलेट करना है। पहला डिवाइस हो गया। दूसरे डिवाइस की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, करंट की डायरेक्शन में मतलब ये वाला केस, तो माइनस आई आर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -5i। यहाँ से यहाँ ये वाला केस है, ये बन जाएगा -q/10 माइक्रोफैरड। यहाँ से यहाँ तक आया -1 × i। यहाँ से यहाँ आया -4 वोल्ट इक्वल टू 0। तो ये कर करा के हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस किरचॉफ सेकंड लॉ। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी हमारे पास जंक्शन हो, वहाँ पे सभी एंटरिंग करंट्स और सभी एग्जिटिंग करंट्स की जो वैल्यू है उनका सम इक्वल आता है। सपोज करें हमारे पास ये प्रॉब्लम दी गई है और यहाँ पे बाकी सभी करंट पता है, बट हमें ये करंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया और 2 चला गया तो यहाँ से 8 एम्पियर को जाना पड़ेगा। रीजन बिंग एग्जिटिंग करंट शुड बी इक्वल टू एंटरिंग करंट। एंटरिंग 10 हो रहा है तो एग्जिटिंग भी 10 होगा, 2 और 8 10। अब यहाँ से अगर 8 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 1 आया, देखो 4 + 1 5 + 8 13, तो यहाँ से टोटल 13 करंट आ रहा है, तो यहाँ से 13 एम्पियर जाएगा। अब ये अगर 13 यहाँ से चला गया, 13 यहाँ से चला गया, यहाँ से 2 गया, देखो यहाँ पे आया 13, यहाँ पे 2 गया, तो यहाँ पे 11 एम्पियर जाएगा। अब यहाँ पे अगर 11 एम्पियर जाएगा और यहाँ पे 5 एम्पियर चला गया तो यहाँ पे 6 एम्पियर जाएगा टू बैलेंस। अब यहाँ से अगर 6 एम्पियर आया और यहाँ से 4 एम्पियर आया तो यहाँ से 10 एम्पियर जाएगा। सो दिस वे वी कुड फाइंड द अननोन करंट्स ऑल्सो। ठीक है,
अब इसको यूज करके हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज के केस में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी। उसको लेकर हमने कुछ कंक्लूजन्स डिस्कस किए थे। उनमें पहला कंक्लूजन था कि जो हमारी बैटरी होती है वो अगर एक डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज देती है तो दूसरे डायरेक्शन में माइनस क्यू चार्ज देगी, और बैटरी नेट हमेशा न्यूट्रल रहती है। दूसरा कंक्लूजन ये था कि कैपेसिटर की अगर एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा तो दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। एंड इनफैक्ट ये जो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये भी कैपेसिटर की प्लेट के इनर साइड पे रिसाइड करेंगे, इधर बाहर नहीं करेंगे, इनर साइड पे रिसाइड करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, जब बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं और इनके साथ एक बैटरी लगा दी जाती है, तो अगर बैटरी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज देगी और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज देगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा ही होगा, और अगर यहाँ पे माइनस क्यू आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। क्यों? याद करिए, हमने इंडक्शन में पढ़ा था कि जब एक न्यूट्रल स्फीयर के पास कोई चार्ज बॉडी लेकर आए तो यहाँ पे अब ये न्यूट्रल है, इस पे नेट चार्ज 0 है, बट फिर भी इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता था। क्यों? चार्ज की मूवमेंट की वजह से। हालांकि इसके नेट चार्ज अभी भी 0 है, पहले भी 0 था, बट चार्ज की मूवमेंट इस तरह से हो जाती है। सिमिलरली इस केस में चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू 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 हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। इसी के बेसिस पे हमने कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ सीरीज फाइंड आउट की थी, और सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया था 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल के लिए। हम फाइंड आउट करेंगे कि जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उस केस में कैपेसिटेंस कैसे आती है। यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाई है इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, इनके साथ एक बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले कैपेसिटर C1 के अक्रॉस एक बैटरी V वोल्ट की कनेक्टेड है, एंड सपोज इसके ऊपर चार्ज Q1 आया तो हमने इस सर्किट के अक्रॉस किरचॉफ्स लॉ लगाया था, और हमारे पास इक्वेशन बनी थी प्लस V माइनस Q1/C1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू C1V। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। इस तरीके से हमारे पास 3 कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज आ गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैटरी ने टोटल कितना चार्ज सप्लाई किया, दैट वुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q इफेक्टिव अपॉन V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V अपॉन V। V कटा तो हमारी इफेक्टिव कैपेसिटेंस बेसिकली C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गई। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। सपोज करें हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं, n इज अ नंबर लाइक 1 2 3 4। ठीक है, तो n कैपेसिटर्स हैं, सभी की वैल्यू C है और ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, इनके साथ एक V वोल्टेज की बैटरी लगी है। तो कहता है फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो हम इसको सोल्व करते हैं। अगर आप इसको खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए, नहीं तो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C एंड सो ऑन n टाइम्स, हम ऐसा लिखेंगे। तो वी कैन से 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू n/C, क्योंकि n बार जुड़े हैं तो ऊपर n आ जाएगा, 2 बार होते तो 2/C, 3 बार होते तो 3/C एंड सो ऑन। तो रेसिप्रोकल करके C इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी C/n। ठीक है, पहला पार्ट हो गया, इफेक्टिव C आ गई। दूसरा पार्ट है Q कितना आएगा, Q आएगा C इफेक्टिव इंटू V। ये फॉर्मूला याद रखना है, भले ही सीरीज हो भले ही पैरेलल हो, ये फॉर्मूला दोनों में लगता है। इफेक्टिव C निकालो इंटू V करो, हमारे पास सिस्टम का टोटल चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू आती है C इफेक्टिव मतलब C/n इंटू V, दैट इज इक्वल टू CV/n। ठीक है,
लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। सपोज करें हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं C ईच, बट अब वो पैरेलल में लगे हैं और वो सभी एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं, और हमारा टास्क है सिस्टम की इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना और सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना। तो वी कैन से इन पैरेलल C इफेक्टिव इज इक्वल टू समेशन CI, हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम्स। तो ये अपनी C इफेक्टिव बन जाएगी n इंटू C, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे चार्ज पूछूं तो चार्ज टोटल बन जाएगा C इफेक्टिव इंटू V, दैट इज इक्वल टू NCV। अब देखो टोटल चार्ज NCV बना, बट सब पे, सभी कैपेसिटर्स पे इक्वल चार्ज आएगा और उसकी वैल्यू होगी CV 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 एंड सो ऑन। ठीक है, बैटरी ने सबको CV CV चार्ज दिया। अच्छा, ये चार्ज इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि सभी कैपेसिटर्स पे इक्वल आता है, नहीं, ये चार्ज इक्वल इसलिए है क्योंकि हर कैपेसिटर पे किरचॉफ लॉ लगा के हम देख सकते हैं Q CV के बराबर आ रहा है। देखो अगर ये डिफरेंट भी होते ना C1 C2 C3, तो चार्ज आता C1V C2V C3V C4V एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेलल में कैपेसिटेंस n से मल्टीप्लाई हो गई थी, जबकि सीरीज में डिवाइड होगी। इससे पता चलता है कि पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, जबकि सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, कभी भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करवानी हो तो पैरेलल यूज करना है। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों यूज हो रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में वोल्टेज V है, कैपेसिटर C चार है, बट इसको हम इतना हल्के में नहीं ले सकते। इसमें जो अपने कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में भी हैं और सीरीज में भी हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहली बात, हमें इतना तो पता लग गया कि C और C पैरेलल में C प्लस C बन जाएंगे, 2C बन जाएंगे। तो इसको हम 2C बना के लिख सकते हैं, यहाँ पे आ गई वोल्टेज, यहाँ पे आ गया कैपेसिटर, यहाँ पे आ गया कैपेसिटर और यहाँ पे आ गया 2C। तो देखो C 2C बना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होने की वजह से, सीरीज में होने की वजह से सब पे चार्ज एक होगा। ठीक है, और अब इनका सीरीज को सोल्व करते हैं। जब ये सीरीज में है, इनको हम सोल्व करें तो ये बन जाएगा 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/2C, दैट इज इक्वल टू 2C का एलसीएम लिया, ये बना देखो 1/C को लिख लिया 2/2C, 1/C को लिख लिया 2/2C, अगेन 1/2C को लिख लिया 1/2C, तो ये बन जाएगा 5/2C। तो 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 5/2C, तो C इफेक्टिव इज इक्वल टू 2C/5 आ गया। अब हमारा अगर इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2C/5 है तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस CV, दैट इज इक्वल टू 2/5 इंटू CV। इसको अब समझो, फंडा ये है कि इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो, उसके बाद चार्ज आ जाएगा Q इंटू सी इफेक्टिव, V इंटू सी इफेक्टिव। ठीक है, Q इज इक्वल टू V इंटू सी इफेक्टिव करके हमने चार्ज निकाला है। जब इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2/5 आई है तो हमारा चार्ज भी 2/5 CV आ गया। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सीरीज में हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा, वैसे ही हर कैपेसिटर पे प्लस 2/5 CV, -2/5 CV, +-+-2/5 CV एवरीवेयर, यही चार्ज है। इस तरीके से हमने सीरीज में चार्ज निकाल लिया। लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम नाउ। तो यहाँ पे एक बैटरी है V वोल्टेज की, और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं 8C 8C 4C 2C C। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/8C प्लस 1/8C प्लस 1/4C प्लस 1/2C प्लस 1/C, and this becomes taking an LCM of 8C, 1 plus 1 plus, देखो 1/4C को लिख लिया 2/8C, 1/2C को लिख लिया 4/8C एंड 1/C को लिख लिया 8/8C। अगर हम इसको जोड़ें तो अब ये बन जाएगा 8 + 4 12 + 2 14 + 2 16/8C।
तो वी कैन से 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू 16/8c इज इक्वल टू 2/c। सो c इफेक्टिव इज इक्वल टू c/2। जब चार्ज आ गया c/2 के बराबर, तो q इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी cv/2। सो q इज इक्वल टू cv/2 एवरीवेयर। यहाँ पे हर केस में cv/2 का चार्ज आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करना पड़ेगा। एंड वी नो दिस वेरी वेल कि 3c और 3c पैरेलल में 6c बन जाएंगे। सो आवर सिचुएशन बिकम्स लाइक 3 कैपेसिटर्स 6c 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 ईच। एंड अब इनकी सीरीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि जब सी कैपेसिटर्स एन होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो वो c/n बन जाते हैं। सिमिलरली ये भी 6c/3 दैट इज इक्वल टू 2c बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा v वोल्ट की बैटरी के साथ 2c। और अगर मैं इस पे चार्ज पूछूं तो क्यू आ जाएगा 2cv। दैट मीन्स सब पे 2cv। और ये जो 2cv है, ये देखो, ये 2cv इस पे अकेले पे आया है, इस पे अकेले पे आया है, बट इन पे ये कॉम्बिनेशन पे आया है पूरे। देखो 3c और 3c मिलके 6c हुए हैं। तो जहां यहाँ पे 2cv इस अकेली प्लेट पे है, यहाँ पे 2cv इस अकेली प्लेट पे आया, ऑब्वियसली इन दोनों पे नेगेटिव 2cv है। तो इस केस में ये दोनों प्लेट्स कनेक्टेड हैं। इस केस में इन पे मिलके 2cv आया है, तो दोनों पे अलग अलग सिर्फ cv और cv आएगा। वो क्यों? क्योंकि क्योंकि इन दोनों को मिला के 6c बना, इन दोनों की कॉम्बिनेशन पे मिला के 2cv आया, तो इन पे अकेले अकेले तो cv आएगा ना। दैट्स वाई cv 2cv। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स कंबाइंड इन पैरेलल। इससे पहले मैं डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल को डिस्कस करूं, मैं एक बार डाइलेक्ट्रिक्स इन सीरीज डिस्कस करूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक और पॉइंट भी डिस्कस किया था कि जब हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर दें तब क्या होगा। तो जब हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, उस केस में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बन जाती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 एंड सो ऑन, दैट इज समेशन Ti/Ki। तो कैपेसिटेंस बन जाती थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन समेशन Ti/Ki। ये हमारी इफेक्टिव कैपेसिटेंस थी जब डाइलेक्ट्रिक सीरीज में हो, एक के बाद एक के बाद एक एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में हो, उस केस में कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज करें हमारे पास ये सिचुएशन है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स जिनका एरिया ए है वो दोनों कनेक्टेड हैं। इन दोनों प्लेट्स की सेपरेशन डी है, ठीक है। इनके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स है, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ठीक है। तो हमें इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके डीप में जाना पड़ेगा। हम इतना सोच सकते हैं कि ये सिस्टम और ये सिस्टम दो अलग अलग कैपेसिटर्स बन गए। देखो, अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे पास भाई सिंपली एक ये सिस्टम है, ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास सिंपली एक ये सिस्टम है भाई इसकी कैपेसिटेंस बताओ, तो आप क्या बोलते? अब बोलते कि इसका आंसर है एप्सिलॉन नॉट Ka/d। याद करो, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था कि इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/k। याद करो समेशन Ti/Ki के ऊपर ले जाकर इसकी कैपेसिटेंस अल्टीमेटली एप्सिलॉन नॉट Ka/d आ जाएगी। कहने का मतलब, अगर इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हो लाइक दिस, अगर सपोज करो ये पूरा K होता, एक होता लाइक, ठीक है, अगर ये पूरा एक होता तो इसकी कैपेसिटेंस हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं।
बट हमारा टास्क है कि हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं अलग अलग, वन इज दिस वन इज दिस वन, इन दोनों की हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इसका सबसे सही सॉल्यूशन ये होगा कि हम इस कैपेसिटर को तोड़कर सोचें। सपोज करो यहां पे मैं इस प्लेट को तोड़ दूं, यहां पे मैं इस प्लेट को तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो ये क्या सिस्टम बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। देखो अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि कैपेसिटेंस के ऊपर कोई लॉस हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इस प्लेट के दो हिस्से किए। कहां से? जहां से मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक्स की बाउंड्री आ रही थी, एक K1 वाला, दूसरा K2 वाला। इन दोनों प्लेट्स के कुछ एरियाज डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेट दीज एरियाज बी A1 एंड A2। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का फर्स्ट कैपेसिटर बन गया और ये एक तरह का दूसरा कैपेसिटर बन गया? भाई इसका प्लेट का एरिया पता है, सेपरेशन हमें पता है कि दोनों की D है, इसका एरिया भी पता है, इसकी सेपरेशन भी पता है, सब कुछ पता है, डायरेक्टिव भी पता है। तो अब सोचिए कि हम इसकी कैपेसिटेंस अलग से निकाल सकते हैं, इसकी कैपेसिटेंस अलग से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं फुल कैपेसिटर की पूछूं तो आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों पैरेलल में? देखो पैरेलल और सीरीज का मतलब क्या होता है? जब दोनों कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स इकट्ठे कनेक्टेड हो, लाइक दिस, एक कैपेसिटर अगला कैपेसिटर, हम लोग इसको पैरेलल में बोलते हैं, राइट। जब इसकी राइट प्लेट इसकी राइट प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी लेफ्ट प्लेट इसकी लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे भी तो सेम केस है, राइट वाली राइट के साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट वाली लेफ्ट के साथ कनेक्टेड है, दैट मींस दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो हम कैपेसिटेंस सम करके निकालते हैं ना। तो इस केस में मेरा इफेक्टिव फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी इफेक्टिव इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो मैं ऐसा ही करने वाला हूं। अब मैं इसकी कैपेसिटेंस अलग से निकालूंगा, इसकी कैपेसिटेंस अलग से निकालूंगा, दोनों को सम अप करके मैं फाइनल कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए हमारी ये जो सिचुएशन है ये कुछ इस टाइप से ब्रेक हो गई है। पहली कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस C1 है, जिसको कि मैं एप्सिलॉन नॉट A1 इंटू K1 बाई डी लिख लूंगा। सिमिलरली दूसरे केस की कैपेसिटेंस C2 है, जिसको कि मैं एप्सिलॉन नॉट A2 K2 बाई डी लिख लूंगा। और अगर आपसे मैं टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछूं तो उसकी वैल्यू होगी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन इंटू A1 K1 प्लस A2 K2। इस तरीके से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाए कि चार डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हम इसको चार पार्ट्स में तोड़ेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। चारों पार्ट्स के एरिया A1 A2 A3 A4 पता होने चाहिए। चारों पार्ट्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 पता होने चाहिए। तो हमारी इफेक्टिव कैपेसिटेंस बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन, ठीक है, इंटू A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 प्लस A4 K4। इन शॉर्ट में इफेक्टिव कैपेसिटेंस को इस केस में लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू समेशन AI KI I इज इक्वल टू 1 to n। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। जैसा कि हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप की होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप की होती है। हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचूं, मैंने तीन कैपेसिटर्स दिए हैं C। आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस C/3 बनेगा। तो तीनों पे चार्ज CV/3 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 आ गया। ये तीन कैपेसिटर्स हैं, इनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 3C बनेगा। उस पर टोटल चार्ज 3CV आया और उसके तीन हिस्से करें तो चार्ज CV आ गया। ठीक है, तो कंपैरिजन में आप देखो तीनों पे चार्ज सेम आया है ना। यहाँ पे तीनों की वोल्टेज V है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर की वोल्टेज हमें पता है Q/C होती है। तो अगर मैं पूछूं इसकी वोल्टेज कितनी है, V/3 है वोल्टेज। इसकी वोल्टेज कितनी है, V/3। इसकी वोल्टेज कितनी है, V/3। अगर मैं इसकी वोल्टेज पूछूं अकेले की, CV/C, V V। तो जब यहाँ पे सब पे चार्ज सेम है तो यहाँ पे सब पे वोल्टेज सेम है, तो पहला पॉइंट बना
चार्ज रिमेन्स सेम एवरीवेयर ऑन ईच कैपेसिटर ऑन ईच डिवाइस व्हाइल वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच डिवाइस। पहला पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने करंट भी लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग रेजिस्टर को पढ़ने वाले हैं। जब हम रेजिस्टर की चर्चा करेंगे ना, जब रेजिस्टर से लगे होंगे कॉम्बिनेशन में, तो हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स में हर जगह पे करंट सेम होगा। अगर यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ हर जगह करंट आई होगा। सीरीज में करंट भी सेम होता है, क्योंकि आई क्या है बेसिकली, डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज सेम है तो उसका रेट ऑफ चेंज करंट भी तो सेम ही हुआ। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट है कि हालांकि इन तीनों पे चार्ज सेम आया, बट इन तीनों की वोल्टेज डिफरेंट हो सकती है। इनफैक्ट जो सप्लाई वोल्टेज होगी ना, वो तीनों की वोल्टेज के सम के बराबर होगी। देखो तीनों की वोल्टेज V/3 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 आई थी, तो अगर मैं तीनों का सम करूं V/3 प्लस V/3 V/3, वो V आया, वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ गया ना। तो पहली बात, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिवाइस। इनफैक्ट यही किरचॉफ का पहला लॉ भी था। किरचॉफ का पहला लॉ यही था कि अगर वोल्टेजेस का सम आप ऑर्डर में करेंगे तो प्लस वी माइनस वी माइनस V/3 माइनस V/3 माइनस V/3, तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि इनकी वोल्टेजेस का जो सम है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, तो वो आपस में कट जाते हैं, क्योंकि हम उल्टा लेते हैं वोल्टेज को। यहां से बन जाएगा माइनस V/3, यहां से माइनस V/3, यहां से माइनस V/3। तो पहली बात, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस इंडिविजुअल डिवाइसेस इन सीरीज। दूसरी बात, वोल्टेजेस मे बी डिफरेंट इन सीरीज। यहां पे वोल्टेज सेम इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर सेम है। अगर कैपेसिटर डिफरेंट होता तो वोल्टेज भी डिफरेंट होती। वो आप पिछले क्वेश्चंस में देख सकते हैं, हमने बहुत सारे पिछले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लाइक दिस वन, इसमें इन पे चार्जेस डिफरेंट थे, तो इनकी वोल्टेजेस भी डिफरेंट आएंगे, राइट? ओके, सो इन द केस ऑफ पैरेलल वी कैन से कि चार्जेस एंड करंट में भी डिफरेंट। हालांकि वोल्टेज तो पैरेलल में सेम है, बट चार्ज और करंट डिफरेंट है। पहली बात, जब हमने पैरेलल की कॉम्बिनेशन को सोल्व किया था तो हमने कंक्लूजन निकाला था दैट Q इफेक्टिव इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। सिमिलरली टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट्स। ठीक है, तो यहां से कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की सीरीज और पैरेलल का कंपैरिजन खत्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं comparison between the dielectric combinations. So this is the series combination and this is the parallel combination. Okay, पहला कंपैरिजन है फॉर्मूले का डिफरेंस। सीरीज केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और पैरेलल के केस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दूसरा जो मेन डिफरेंस है एंड जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि पैरेलल के केस में हम कैपेसिटर्स को तोड़ लेते हैं। हम इसको फर्स्ट कैपेसिटर बना लेंगे, इसको सेकंड कैपेसिटर बना लेंगे और इसको थर्ड कैपेसिटर बना लेंगे। जबकि सीरीज के केस में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कैपेसिटर्स जब सीरीज में होते हैं तो उस केस में हमने कैपेसिटेंस को डिराइव किया था इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके। हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के Q/V करके हमने कैपेसिटेंस निकाली थी, जो कि इतनी आई थी। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ए प्लेट एरिया की दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस D है और इनकी अंदर तीन डाइलेक्ट्रिक्स लगे हैं, K1 K2 और K3। डिफरेंस ये है कि इस डाइलेक्ट्रिक ने आधी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, जबकि बाकी आधी की वॉल्यूम इन दोनों ने मिलकर ऑक्यूपाई की है, हाफ हाफ। तो कहता है इस केस की कैपेसिटेंस निकालो। तो देखो ये ना तो पूरी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ना सीरीज में कॉम्बिनेशन में है। ये बेसिकली क्या है, K1 और K2 आपस में सीरीज में है, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन K3 के साथ पैरेलल में है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे? कुछ इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को अलग अलग कर लेंगे। अब उसके बाद देखें, अगर ये K3 है, ये K1 है और ये K2 है,
एरिया a/2 है, a/2 है, इसका भी एरिया a/2 है और ये सेपरेशन है d। ठीक है, अब हम इस कॉम्बिनेशन को अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे। इसकी कैपेसिटेंस सीधी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a/2 K3 अपॉन d। हमने इसका फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग में डिराइव किया था कि जब एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक हो तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, और इसका जो फॉर्मूला था वो हमने रिसेंटली डिराइव किया था एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2 अपॉन k1 प्लस d/2 अपॉन k1। ध्यान से समझो, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन समेशन ti/ki वाला जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लगा, और इसका फॉर्मूला हमने सबसे पहले डिराइव किया था कि कैपेसिटेंस k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी कैपेसिटेंस इतनी आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इसका और इसका सम, पहले इसको लिख रहा हूँ, इसका 2 नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a K3/2d प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2 1/k1 प्लस 1/k2। देखो इसको आप समझो अच्छे से, इसका 2 नीचे आ गया, इसका 2 नीचे आएगा, तो d/2 कॉमन आ गया ऐसे। अब ये 2 इसके साथ कट सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन इंटू K3/2 प्लस 1/1/k1 प्लस 1/k2। देखो एप्सिलॉन नॉट a/d यहाँ पे भी बाहर आ गया, यहाँ पे भी बाहर आ गया, सो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे आया K3/2 और यहाँ पे आया 1/1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, चाहे तो हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं है, दैट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। चलिए अब हम लोग पास्ट ईयर से डिस्कस करेंगे, सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। इनमें एक पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C1 ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। कहता ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें 2 बैटरीज लगी हैं, बैटरीज का पोटेंशियल डिफरेंस है E1 एंड E2, जिसको मैं V बोलता हूँ, उसको यहाँ पे E1 लिखा है और E2 लिखा है। ये कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2। कहता E2 जो है वो E1 से बड़ी है, ये बड़ी बैटरी है और ये ज्यादा स्ट्रोंगर है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो कि बैटरी का हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज देता है और लोअर पोटेंशियल वाला एंड हमेशा नेगेटिव चार्ज देता है। अब यहाँ पे 2 बैटरीज हैं, ये चाहेगी कि यहाँ पे पॉजिटिव आए, यहाँ पे नेगेटिव आए। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। पर ये क्या चाहेगी, ये चाहेगी कि यहाँ पे पॉजिटिव आए, यहाँ पे नेगेटिव आए, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आए और यहाँ पे नेगेटिव आए। बट क्वेश्चन में बोला है कि ये बैटरी स्ट्रॉन्ग है। अब खुद सोचो, एक सपोज करो हमने लगा दी 100 वोल्ट की बैटरी, दूसरी लगा दी 1.5 वोल्ट का सेल। अब सेल की बैटरी के आगे तो कोई वजूद नहीं है ना, रीजन बीइंग जिसका पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रॉन्गर होगा उसकी चलती है। दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव यूजिंग किरचॉफ लॉस। तो हमारा टास्क है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज निकालने हैं, तो लेट अस ट्राई। तो ये हमारे क्वेश्चन के डायग्राम है। अब पहली बात तो ये है कि इस सर्किट में ये सारी चीजें सीरीज में है। रीजनिंग, यहां से अगर कुछ करंट फ्लो करा और यहां पे कुछ चार्ज आया प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो वही चार्ज आगे जाएगा। यहां से पॉजिटिव चार्ज गया तो यहां से पॉजिटिव चार्ज आगे गया तो यहां पे नेगेटिव आ गया। यहां से पॉजिटिव चार्ज देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, यहां से पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है, तो उसके बाद यहां से भी पॉजिटिव चार्ज निकला, इसकी उल्टी होगी। रीजनिंग, इन दोनों के कारण जो करंट है वो ऑपोजिट सेंस में है, तो उससे होगा क्या कि ये बैटरी का चार्ज इस तरह से जाएगा कि वो बैटरी इसी को चार्ज कर देगी। आपने अक्सर देखा होगा ना कि कुछ रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, रिचार्जेबल सेल्स जो होते हैं वो सॉकेट में इंसर्ट करने पे उसका चार्ज एब्जॉर्ब करते हैं। इन्वर्टर होता है वो खुद को रिचार्ज करता है ना, तो उसी तरह से जो बड़ी बैटरी होती है वो छोटी बैटरी को रिचार्ज करती है। तो रिचार्ज करने के वक्त करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव में जाएगा और इसको चार्ज करेगा।
और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो इस तरह की अपनी चार्ज कॉम्बिनेशन हो जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस। देखो ये एक सर्किट बन गया और इसको सोल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है किरचॉफ्स लॉ लगाना। हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लस C1, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आया माइनस क्यू बाय C1, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आया माइनस, एक सेकेंड, सॉरी इट इज E2, तो यहाँ से यहाँ तक आया प्लस E2, फिर माइनस क्यू बाय C1, यहाँ से यहाँ तक आया माइनस E1, यहाँ से यहाँ तक आया माइनस क्यू बाय C2 एंड दिस थिंग बिकम्स इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सोचूं देन इट बिकम्स E2 माइनस E1 माइनस क्यू इंटू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 इक्वल टू 0। सो इट बिकम्स E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो हमारे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1 अपॉन 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। और अगर मैं आपसे पूछूं कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 आ जाएगा Q बाय C1, जैसा कि हम जानते हैं। उसकी वैल्यू बन जाएगी E2 माइनस E1 अपॉन 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 इंटू 1 बाय C1। देखो ये हमारे Q की वैल्यू है, इसको हमने 1 बाय C1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन, देखो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 क्या बना, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इंटू C1। देखो ये जो इसका 1 बाय C1 का C1 था वो नीचे चला गया, तो ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब C1 और C1 कैंसिल हो गया और C2 चला जाएगा ऊपर, तो मैं लिख लूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू C2 को ऊपर ले जाकर C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू E2 माइनस E1। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन अनदर क्वेश्चन। What is the area of the plates of a 2 farad parallel plate capacitor having a separation of 0.5 सेंटीमीटर। तो अब समझो, कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, कहता उसकी कैपेसिटेंस इतनी है तो प्लेट सेपरेशन इतनी है, तो एरिया कितना होगा। देखो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी हुई है 2 फैरड, डी की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर को क्या लिख लेंगे, हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻⁻² मीटर। आपको हर चीज को एसआई में लेना है। डी आ गया अपने पास, सी आ गया, और एप्सिलॉन नॉट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, एसआई यूनिट आप लिख लेना, शायद कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी, बट आई विल हैव टू चेक दिस। तो एरिया की वैल्यू निकालनी है, दिस इज सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चन। आई होप ये आप कर ही लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47th। इफ टू सिमिलर लार्ज प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इन द एयर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड आउटसाइड द प्लेट्स, स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द कैपेसिटेंस। देखो क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेट्स दी हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा है और जिनका एरिया ए है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि इनके बीच में फील्ड निकालो। आई थिंक ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कर रखा है और इस चैप्टर में भी हमने दोबारा किया था, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका फाइनल आंसर ये आया था कि यहाँ पे फील्ड 0 है, यहाँ पे फील्ड 0 है और यहाँ पे फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली फील्ड इंटू डिस्टेंस हुआ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगला केस था कि कैपेसिटेंस निकालो। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब क्यू अपॉन सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बट हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो चार्ज अपॉन एरिया होती है। वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। वैल्यू पुट कर देते हैं,
तो बन जाएगा सिग्मा ए अपॉन सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, तो कैपेसिटेंस आ गई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द 49th क्वेश्चन। कहता हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इस ग्लास स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये कैपेसिटर में पड़ी है, बट इसकी थिकनेस पूरे कैपेसिटर को कवर नहीं करती, इसकी थिकनेस आधी है, तो ये आधे कैपेसिटर को कवर करती है, और बाकी आधे में वी कैन से कि वैक्यूम है या फिर एयर है। तो कहता है सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन की ये फिगर है। ठीक है, एरिया सपोज करो ए है, तो इस केस में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, और हमारे पास जनरल फॉर्मूला था कि सी इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन समेशन टी आई बाई के आई। यहां पे मैं तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पुट करके ही करूंगा, बट आपको ये क्वेश्चन पूरा डीपली सॉल्व करना है, लाइक डेरिवेशन भी दोबारा करनी पड़ेगी। तो देखो क्या है कि एयर को हम एक डाइलेक्ट्रिक की तरह ही ट्रीट करेंगे। एयर वो डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, दोनों की थिकनेस d/2 है। तो बेसिकली क्या है, पहले डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस d/2 है, कांस्टेंट के है, दूसरे की थिकनेस d/2 है और कांस्टेंट 1 है। तो हमारी कैपेसिटेंस बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 अपॉन के प्लस d/2 अपॉन 1, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 के प्लस d/2। इसको सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, देखो इसको एलसीएम ले लो, 2k इसका एलसीएम आया d प्लस के डी। देखो d/2 के एज इट इज आ गया, d/2 को बना लिया kd/2 के, क्योंकि जब इसको अलग अलग करेंगे तो k के कट के d/2 ही बनेगा। तो बेसिकली मैंने और कुछ नहीं किया, इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेकर ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d इंटू के प्लस 1 बाई 2k। अब हम इस 2k को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट डी ए अपॉन k प्लस 1 इंटू डी, हेंस दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो ये अपनी कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है,